नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में बवाल चल रहा है। अब राहुल गांधी ने मोदी की चुप्पी पर हमला बोला है और सामने दो ऑप्शन रख दिए हैं। उधर केरल में कांग्रेस नेता सतीशन ने साफ कहा कि पार्टी में कोई अंदरूनी कलह नहीं है और सभी फैसले वरिष्ठ नेतृत्व की सहमति से हो रहे हैं। दूसरी ओर तमिलनाडु में नई सरकार बनने के बाद सीएम विजय ने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर प्रशासनिक तस्वीर साफ कर दी है। लेकिन इस बीच सीजेआई सूर्यकांत की कॉकरोच वाली टिप्पणी पर देश में बवाल मचा हुआ है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं दिन भर की 5 बड़ी खबरें। नीट पेपर लीक पर राहुल का मोदी पर हमला, प्रधान को हटाने की मांग। केरल में सतीशन बोले, कांग्रेस में कोई आंतरिक कलह नहीं। तमिलनाडु में सीएम विजय ने मंत्रियों के बीच किया विभागों का बंटवारा। सीजेआई सूर्यकांत ने कॉकरोच टिप्पणी पर सफाई देते हुए आरोपों को किया खारिज। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में नया जहाज नियंत्रण सिस्टम लागू करने की घोषणा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को निशाने पर लेते हुए कहा कि 22 लाख छात्रों के साथ धोखा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री अब तक इस मुद्दे पर चुप हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि नीट के 22 लाख बच्चों के साथ धोखा हुआ है, पर मोदी जी एक शब्द भी नहीं बोल रहे। धर्मेंद्र प्रधान जी को अभी हटाइए या जवाबदेही खुद लीजिए। राहुल ने कहा, मोदी जी सैग धर्मेंद्र प्रधान जी नाउ। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए बॉटनी प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई के मुताबिक मनीषा मंधारे ही नीट के बायोलॉजी पेपर लीक की अहम मास्टरमाइंड थी। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि वो खुद एनटीए की पेपर सेटिंग कमेटी का हिस्सा थी और कई सालों से नीट के लिए सवाल तैयार कर रही थी। जांच एजेंसी के मुताबिक मनीषा मंधारे पुणे के मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स से प्रोफेसर हैं और पिछले 5 से 6 साल से एनटीए के लिए नीट के सवाल तैयार करने में शामिल थी। इस बार उन्होंने बॉटनी और जूलॉजी सेक्शन के प्रश्न तैयार किए थे, जिसके चलते उन्हें पूरे पेपर तक पहुंच मिली हुई थी। सीबीआई का दावा है कि अप्रैल 2026 में पुणे में चल रही गुप्त कोचिंग क्लासों के दौरान उन्होंने चुनिंदा छात्रों को पेपर के सवाल और जवाब पहले ही बता दिए थे। आरोप है कि इसके बदले छात्रों से लाखों रुपए वसूले गए। जांच में सामने आया कि जो सवाल छात्रों को रटवाए गए थे, उनमें से ज्यादातर सवाल 3 मई को हुई असली परीक्षा में हूबहू आए। इस मामले में पहले गिरफ्तार किए गए कथित सरगना पीवी कुलकर्णी से पूछताछ के बाद मनीषा मंधारे का नाम सामने आया और अब सीबीआई लगातार इस पूरे नेटवर्क की परतें खोल रही है। केरल में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है और इसी बीच मुख्यमंत्री पद के लिए चुने गए कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने पार्टी के भीतर किसी भी तरह के मतभेद की खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया। सतीशन ने साफ कहा कि कांग्रेस में सब कुछ वरिष्ठ नेताओं की सहमति और चर्चा से हो रहा है और मीडिया का एक वर्ग बेवजह पार्टी में टकराव दिखाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट गठन से जुड़े सभी फैसले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ तालमेल में लिए जा रहे हैं। सतीशन ने कहा कि उनके और केसी वेणुगोपाल के रिश्ते बहुत मजबूत हैं और दोनों के बीच ऐसा कोई भी विवाद नहीं है जिसे 15 मिनट बैठकर सुलझाया ना जा सके। उन्होंने बताया कि रविवार तक मुख्यमंत्री और 20 मंत्रियों की सूची राज्यपाल को सौंप दी जाएगी और 18 मई को सभी मंत्री उनके साथ शपथ लेंगे। इसके साथ ही सतीशन ने यूडीएफ के सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का बचाव करते हुए कहा कि केरल में कुछ ताकतें नफरत की राजनीति फैलाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यूडीएफ पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष सोच के साथ आगे बढ़ेगा। तमिलनाडु में नई राजनीतिक तस्वीर के बाद मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की सरकार ने अपने मंत्रियों के विभागों का ऐलान कर दिया है। राज्य के लोक भवन की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 10 मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री विजय ने खुद अपने पास गृह, पुलिस और सामान्य प्रशासन जैसे अहम मंत्रालय रखे हैं। इसके साथ ही उन्होंने महिला कल्याण और युवा विकास जैसे विभागों की जिम्मेदारी भी अपने पास रखी है, जबकि खेल विभाग को अलग मंत्रालय के रूप में रखा गया है। नई सरकार में आदव अर्जुन को लोक निर्माण विभाग और खेल विकास की जिम्मेदारी दी गई है। एन आनंद को ग्रामीण विकास मंत्रालय सौंपा गया है, जबकि के एन संथिल गोट्टयन को वित्त मंत्री बनाया गया है। के जी अरुण राज को स्वास्थ्य विभाग दिया गया है। सीटीआर निर्मल कुमार को ऊर्जा संसाधन और कानून विभाग की जिम्मेदारी मिली है। राजमोहन को स्कूल शिक्षा के साथ सूचना एवं प्रसार और तमिल विकास विभाग मिला है। एस कीर्तना को उद्योग मंत्रालय, पी वेंकट रमन को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और टी के प्रभु को प्राकृतिक संसाधन विभाग सौंप दिया गया है। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। सीजेआई सूर्यकांत की सफाई, युवाओं को नहीं कहा कॉकरोच। सीजेआई के कॉकरोच वाले बयान पर भड़के एक्टिविस्ट और बड़े पत्रकार। पीएम मोदी बोले, युद्ध जारी रहा तो विकास पर संकट बढ़ेगा। तीसरे बच्चे पर 30,000 देगी आंध्र प्रदेश की सरकार।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने अपनी कॉकरोच वाली टिप्पणी पर अब सफाई पेश की है। सीजेआई ने कहा कि मीडिया के एक हिस्से ने उनके शब्दों को गलत तरीके से पेश किया, जिससे गलतफहमी फैल चुकी है। सीजेआई ने कहा कि मैंने युवाओं की आलोचना नहीं की थी, बल्कि मेरी टिप्पणी उन लोगों पर थी जो फर्जी और नकली डिग्रियों के सहारे वकालत, मीडिया और अन्य पेशों में घुस आए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग समाज के लिए नुकसानदायक हैं और इन्हें परजीवी कहा गया, ना कि देश के युवाओं को। उन्होंने अपने इस बयान में ये भी कहा कि वो देश के युवाओं पर गर्व करते हैं और उन्हें भारत का भविष्य और मजबूत आधार मानते हैं। सीजेआई ने कहा कि भारतीय युवा आज भी उन्हें प्रेरित करते हैं और उनके प्रति उनका सम्मान हमेशा बना रहेगा। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनके मौखिक टिप्पणियों को गलत संदर्भ में दिखाकर पूरी तरह गलत संदेश फैलाया गया, जबकि उनका उद्देश्य किसी भी हालत में युवाओं को निशाना बनाना बिल्कुल नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के कॉकरोच वाले बयान पर अब देश में भूचाल आ गया है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बड़े बड़े एक्टिविस्ट, पत्रकारों और वकीलों के बीच में गुस्से की बाढ़ आ गई है। आरटीआई एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने सीधे सीजेआई को टोकते हुए एक्स पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुख्य न्यायाधीश को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। अंजलि का मानना है कि सत्ता से जवाब मांगना लोकतंत्र की आत्मा है और नागरिक व्यवस्था मजबूत करते हैं। इसी कड़ी में मशहूर पत्रकार सबा नकवी ने भी सीजेआई के इस बयान पर गहरी हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि अगर ये बयान गलत तरीके से पेश नहीं हुआ तो ये बहुत ही शर्मनाक है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने भी व्यवस्था की कमियां उजागर करने वालों का खुलकर साथ दिया है। राजदीप ने पूछा कि कठिन सवाल पूछने वाले और कमियां बताने वाले क्या सच में कॉकरोच हैं। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि सोचता हूं कि आज जस्टिस कृष्ण अय्यर होते तो क्या कहते। मामला यही नहीं रुका, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी मोर्चा खोल दिया है। प्रशांत भूषण ने सीजेआई की इस टिप्पणी को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और एक तरफा सोच वाला बताया। उन्होंने कहा कि ये टिप्पणी एक्टिविस्टों के प्रति कोर्ट के विरोध को दिखाती है। प्रशांत भूषण के मुताबिक ये सोच मौजूदा फांसीवादी सत्ताधारी व्यवस्था से मेल खाती है, इसलिए सीजेआई को माफी मांग लेनी चाहिए। अंत में अभिनेता अतुल कुलकर्णी ने भी तंज कसते हुए पूछा कि क्या कॉकरोचों ने कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर दी है। कुल मिलाकर सीजेआई के इस बयान ने पूरे देश के बुद्धिजीवों को सड़कों और सोशल मीडिया पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसके अलावा कुछ पत्रकारों ने तंज कसते हुए भी कमेंट किए। वरिष्ठ पत्रकार उमाशंकर ने लिखा कि भारत एक कॉकरोच प्रधान देश है। कॉकरोच अब किचन से निकलकर सोशल मीडिया पर फैल गए हैं। इतना ही नहीं, दिलचस्प ये भी रहा कि कॉकरोच जनता पार्टी भी बनाकर तंज कसा गया। सीजेआई सूर्यकांत का बेरोजगारों को कॉकरोच और परजीवी कहना उन पर भारी पड़ता नजर आया। हर तरफ उनके बयान की जमकर आलोचना हो रही है। इस मामले पर आरजेडी राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सीजेआई के खिलाफ खुला पत्र लिखा और कहा कि ऐसी भाषा लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है और ये बेरोजगार युवाओं, आरटीआई कार्यकर्ताओं और पत्रकार जैसे वर्गों का अपमान करती है। मनोज झा ने अपने पत्र में लिखा कि करोड़ों युवा आज बेरोजगारी, भर्ती में देरी और आर्थिक असुरक्षा जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं और ऐसे में उन्हें परजीवी कहना बेहद आहत करने वाला है। उन्होंने कहा कि आरटीआई आंदोलन और स्वतंत्र पत्रकारिता लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ है और उन्हें संदेह की नजर से देखना खतरनाक संकेत है। उन्होंने ये भी कहा कि न्यायपालिका से उम्मीद की जाती है कि वो असहमति की आवाजों की रक्षा करेगी, न कि उन्हें अपमानित करेगी। पत्र में ये भी चेतावनी दी गई कि अगर आलोचना को राष्ट्र विरोध या व्यवस्था विरोध के रूप में देखा जाना लगा तो लोकतंत्र की बुनियादी संरचना कमजोर पड़ सकती है। पीएम मोदी ने नीदरलैंड से चेतावनी दी है कि अगर दुनिया में युद्ध और अस्थिरता का दौर यूं ही जारी रहा तो पिछले कई दशकों की विकास उपलब्धियां पलट सकती हैं और बड़ी आबादी फिर से गरीबी में धकेली जा सकती है। नीदरलैंड के द हेग में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया इस समय बेहद कठिन दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि पहले कोरोना महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया, फिर अलग अलग क्षेत्रों में युद्ध शुरू हो गए और अब ऊर्जा संकट ने हालात और ज्यादा बिगाड़ दिए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अगर ये स्थिति जल्द नहीं सुधरी तो दुनिया के विकास की रफ्तार रुक सकती है और कई लोग फिर से गरीबी के जाल में फंस सकते हैं। इसी बीच पीएम मोदी ने मजबूत और भरोसेमंद सप्लाई चेन की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि भारत और नीदरलैंड मिलकर पारदर्शी और सुरक्षित सप्लाई चेन बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने परिवार बढ़ाने पर एक बड़ा फैसला लिया है। जनसंख्या बढ़ाने का ऐलान करते हुए सीएम नायडू ने ऐलान किया कि अब राज्य में तीसरे बच्चे के जन्म पर परिवार को 30,000 रुपए और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। इससे पहले दूसरे बच्चे पर भी 25,000 रुपए देने की चर्चा हुई थी, हालांकि उस पर अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। नरसन्नापेटा में आयोजित स्वर्ण आंध्र स्वच्छ आंध्र कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में घटती जनसंख्या दर पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पहले परिवार नियोजन को बढ़ावा देना जरूरी था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और देश को ज्यादा युवा आबादी की जरूरत है। सीएम नायडू ने कहा कि बच्चे किसी परिवार पर बोझ नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी ताकत और संपत्ति हैं।
उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर कई बार विचार किया और अब फैसला लिया है कि ज्यादा बच्चों वाले परिवारों को प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि भविष्य में जनसंख्या संतुलन बना रहे। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने ऐलान किया है कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए एक नया प्रोफेशनल सिस्टम तैयार किया है, जिसे जल्द ही लागू भी कर दिया जाएगा। ईरान का कहना है कि यह सिस्टम उसकी राष्ट्रीय संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस सिस्टम का फायदा सिर्फ उन्हीं कमर्शियल जहाजों को मिलेगा जो ईरान के साथ सहयोग करेंगे और इसके लिए उन्हें तय फीस भी चुकानी होगी। इब्राहिम अजीजी ने साफ कहा कि अमेरिका के तथाकथित फ्रीडम प्रोजेक्ट से जुड़े ऑपरेटरों के लिए यह रास्ता बंद रहेगा। दरअसल अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल सप्लाई बहाल करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया था। इसके तहत खाड़ी में फंसे जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिखाया जा रहा था ताकि तेल की सप्लाई दोबारा सामान्य हो सके। लेकिन बाद में पाकिस्तान के आग्रह पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस योजना को रोकने का ऐलान कर दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.